नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 26 नवंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल, जॉब्स एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड पैक्ट लिंक्स। यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए कि भैया इस आर्टिकल को लिखा किसने। इस आर्टिकल को लिखा पी चिदम्बरम साहब ने। पी चिदम्बरम साहब का नाम हम सब ने सुन रखा है, करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और पहले बहुत लंबे समय के लिए इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। चिदम्बरम साहब क्या बोल रहे हैं कि प्रेजेंट इकोनॉमिक हालत को देखते हुए चिदम्बरम साहब ये बोल रहे हैं कि जो सरकार का इकोनॉमी के फील्ड में जो एटीट्यूड रहा है, उसके चलते इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो घटे हैं। उसके चलते जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में, जिससे हम अपना सामान बहुत आसानी से दूसरों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो हम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया जा रहा है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को। तो बेसिकली जो करंट सरकार हमारी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को कम कर रही है, ऐसा बोल रहे हैं पी चिदम्बरम साहब। यहाँ पे हमको सरकार वर्सेस सरकार नहीं देखना है। पी चिदम्बरम साहब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स क्या दे रहे हैं वो स्टैटिस्टिक्स हम देखेंगे। स्टैटिस्टिक्स इनके जेन्युइन है और देख के आगे बढ़ जाएंगे। कौन सी सरकार ने क्या किया इससे हमें लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ट्रेड यूनियन स्ट्रेटजीज टू स्ट्राइक अ कॉर्ड। तो आपको पता है 3 लेबर कोड्स पास हो गए थे, 3 लेबर बिल्स, और पिछले साल एक बिल ऑलरेडी पास हो चुका है। इस न्यूज को मैं पहले कई बार कवर कर चुका हूं। तो टोटल 4 लेबर कोड्स साइन हो चुके हैं। अभी लेबर यूनियंस दोस्तों, रिसेंटली हुआ ये है 26 नवंबर 2020 को, यानी आज के दिन 10 सेंट्रल लेबर ट्रेड यूनियंस नेशन वाइड स्ट्राइक पे हैं। वो नेशन वाइड स्ट्राइक पे क्यों है? क्योंकि उनको ये बोलना है कि जो सरकार की पॉलिसीज हैं ये गलत है। और वो कौन कौन सी सरकार की पॉलिसीज को अपोज कर रहे हैं इसके बारे में इस वीडियो में बताया गया। कौन से बेसिस पे अपोज कर रहे हैं उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया। और ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की। तो क्यों अब 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की स्ट्राइक आ रही है, सरकार ने ऐसा क्या किया, इनकी मांगे क्या है और सरकार इन स्ट्राइक्स को शांत कराने के लिए क्या क्या कर सकती है, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। के आर श्याम सुंदर जी ने इस आर्टिकल को लिखा। ये प्रोफेसर है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जमशेदपुर के, तो इनके व्यू पॉइंट्स देखेंगे। फिर भाई क्रिकेट टेस्ट, अभी अभी आईपीएल खत्म हुआ है और इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू हो रहा है। तो यही सब बताया जा रहा है कि इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा, पिछली बार तो इंडिया जीत गया था 2018-19 सीजन में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गया था। ओडीआई और टेस्ट दोनों जीते थे। इस बार जीतना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उस समय पर ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी कमजोर थी। स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर दोनों बॉल टेम्परिंग के केस में टीम से बाहर थे, इस बार वापस आ गए। मार्कुस लेविशन बहुत अच्छे फॉर्म में, और इंडिया की तरफ से ओडीआई में रोहित शर्मा है नहीं। तो ये सब बातें बताई जा रही है, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए अलग से इसको डिस्कस करने का मतलब है नहीं। फिर आगे बात करते हैं मूवमेंट ऑफ रेकॉर्डिंग। यहां पे बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस ऑफ कांग्रेस। देखिए कांग्रेस की जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, जो इनर पार्टी लीडरशिप है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी तो छोड़ ही दीजिए। कांग्रेस मतलब गांधी परिवार का राज। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक आपका लीडर काबिल हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी, ये सब काबिल लीडर्स थे। बट अभी के लीडर्स की काबिलियत पे एक सवाल उठाया जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई अभी के लीडर्स काबिल नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं काबिल नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं काबिल है। अभी के लीडर्स की श्रेणी में राहुल गांधी जी हैं और प्रियंका गांधी जी हैं। अभी वो काबिल है या नहीं है वो उस पर ना जाते हुए ये देख सकते हैं कि भैया देखिए इस समय पे कांग्रेस के हालात चल रहे हैं काफी खराब। तो ये बोला जा रहा है कि सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी एक ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कराएगी कांग्रेस की, ताकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओवरऑल फॉर्मेशन किया जा सके, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फॉर्मेशन किया जा सके और एक प्रेसिडेंट चुना जा सके। अभी के लिए कांग्रेस लीडर्स लिस्ट चल रही है। आपको पता है 2019 में जब कांग्रेस हार गई थी लोकसभा के इलेक्शन, तो राहुल गांधी जी ने रिजाइन कर दिया था। अब बोला यह जा रहा है कि तो राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप को छोड़ दिया, लेकिन वो ताकत नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस समय पे जो कांग्रेस का हालात चल रही है ना, एक ड्रिफ्टलेस, मतलब एक एमलेस पार्टी की तरह किसी भी डायरेक्शन में जा रही है कांग्रेस। बहुत जगहों से इसकी सरकार उखड़ रही है। कर्नाटका से निकल गई, मध्य प्रदेश से निकल गई, ऑलमोस्ट राजस्थान से निकल गई थी, बट चलिए अशोक गहलोत जी की सरकार बच गई। तो कुल मिला के यहां पे कांग्रेस के सामने एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को बहुत दिनों से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। यह प्रॉब्लम है लीडरशिप ऑफ गांधी डायनेस्टी। कहीं ना कहीं गांधी डायनेस्टी की जो लीडरशिप है, जिसको बोला जाता है कि हाँ भाई कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप होगी तो गांधी डायनेस्टी की होगी और किसी की नहीं होगी, अगर वो लीडरशिप ले रहे हैं तो भाई पूरी जिम्मेदारी के साथ ले। तो इलेक्शन डिबैकल होता है तो वो रिजाइन कर देते हैं। ऐसा ही ऑथर यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। कोई कांग्रेस का फैन बैठा हो तो भैया ये आर्टिकल में लिखा है, खुद ही पढ़ लो। ओके, तो भाई यहां पे ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस हो रहे हैं कांग्रेस के। कहीं ना कहीं कांग्रेस की लीडरशिप को बदलना जरूरी है ताकि सच में वो एक ऐसा ऑप्शन दे सके लोगों को
जो कि लोगों को जरूरत है, क्योंकि इस समय पे जो बीजेपी पार्टी है वो बहुत डोमिनेंट है, उसको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। यहां पे कांग्रेस को सिर्फ एंटी बीजेपी होने से काम नहीं बनेगा, यहां पे कांग्रेस को एक पॉलिसी अल्टरनेटिव लेके आना पड़ेगा लोगों के सामने, लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर आप हमको चुनते हैं तो इसलिए चुनिए। सिर्फ एंटी बीजेपी है और ये बीजेपी का कम्युनल एजेंडा दिखा के जीता नहीं जा सकता। फिर भैया वेयर द लोटस मीट्स टू लीव्स, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुद्दत कजादम, ये जो तमिलनाडु की पार्टी और बीजेपी का अलायंस है तमिलनाडु में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड अक्सर कर आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी बहुत दिमाग लगाने वाला है नहीं। ये आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा, वी डोंट नीड नो एडटेक कंट्रोल। देखिए बच्चों का पेंडेमिक के चलते स्कूल आना जाना बंद हो गया, ज्यादा वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोग्राम्स आ गए हैं, डाटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, जो कि बच्चों को सिखाने की बात करते हैं, और पेरेंट्स बच्चों को वो प्रोग्राम ज्वाइन भी करवा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे घर बैठे हैं तो कुछ सीख ही लेंगे, ऐसे तो उनकी एजुकेशन बर्बाद हो जाएगी। तो एडटेक कंट्रोल क्यों जरूरी है, यहां पे ये बात ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुशांत सिन्हा जी ने इस आर्टिकल को लिखा, ये पीएचडी हैं कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, और फाउंडर है लीगल सर्च इंजन इंडिया कानून के। अगर आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को सर्च मारोगे ना, तो इंडिया कानून की वेबसाइट अक्सर कर आपके सामने आएगी। और ट्रांजिशन ट्रबल्स, तो भैया जो बाइडेन जीत गए हैं कैबिनेट, ये डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं, तो फिर ट्रांजिशन में प्रॉब्लम हो रही है, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, तो इसको मैं कर रहा हूं स्किप। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहां से, जॉब, एक्सपोर्ट्स एंड द ट्रेड लिंक्स फैक्ट्स। इंडिया नीड्स टू शेड इट्स exaggerated fears of trade agreements to create new jobs। उसके बाद द कंट्री बिगेस्ट चैलेंज। देखिए कोरोना वायरस का लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के चलते नौकरियां चली गई, लेकिन क्या ये नौकरियां कोरोना वायरस की वजह से ही जा रही थी या पहले ही कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। यहां पे ऑथर ने शुरुआत कैसे की है, 2020-21 के पहले क्वार्टर में जो इंडियन इकोनॉमी है वो लगभग 24% से नीचे गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि इंडियन इकोनॉमी जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में लगभग 10% से नीचे जाएगी। तो अगर दो लगातार क्वार्टर आपकी इकोनॉमी निगेटिव ट्रैजेक्टरी में जा रही है, तो टेक्निकली इसको इकोनॉमिक रिसेशन करते हैं। अब वैसे तो इकोनॉमिस्ट के लिए टर्म है रिसेशन, लेकिन रिसेशन का लोगों की डेली मर्रा की जिंदगी में टेक्निकल नो हाउ से इफेक्ट पड़ना कोई मतलब नहीं है। मतलब कि एक एवरेज इंडियन को आप बताओ रिसेशन आ गया, एक एवरेज इंडियन को बताओ अरे इकोनॉमी बून हो रही, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एवरेज इंडियन को इस बात से फर्क पड़ता है कि उसकी नौकरी क्या है, उसको महीने की तनख्वाह कितनी मिल रही है, वो अपने बीवी बच्चे फैमिली का ध्यान रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है। तो किसी के बड़े बच्चे की नौकरी चली गई तो उसकी हालत खराब है, किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी हैं तब भी उसको नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो बहुत हालत खराब है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे हजारों की तादाद में लोगों की नौकरियां गई हैं 2018-19 में और 2019-20 में। और आप याद रखिए लॉकडाउन तो 24-25 मार्च के लगभग लगा है, तो 2018-19 और 2019-20 लगातार नौकरियां जा रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट 45 ईयर हाई पे पहुंच चुका है। और मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लग गया उसके बाद 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं, और हर प्रकार के लोगों की नौकरियां गई हैं, रेगुलर सैलरीड, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल, कैजुअल, डेली वेज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हर प्रकार के लोगों की नौकरियां गई हैं। इनकी इनकम कम हुई है, कई लोगों के पास तो अब रहने के लिए जगह भी नहीं बची। तो बेसिकली जब अल्टीमेट इकोनॉमिक टेस्ट की बात आती है तो उसमें जीडीपी कितनी ऊपर गई क्वार्टर में या कितनी नीचे गई वो मायने नहीं रखता है, ये बात मायने रखती है कि क्या लोगों के पास नौकरियां हैं, क्या उनके पास इनकम है, क्या उनके पास लाइवलीहुड है। इसीलिए जो सबसे बड़ा इकोनॉमी को चैलेंज है आज की डेट में इंडिया के सामने वो है जॉब्स। लोगों को जॉब चाहिए, वो गरीब है, भूखे हैं, डेस्परेट है, उनको जॉब मिल जाए तो वो खुश हो जाएंगे। और आज की डेट में तो लोग इतने डेस्परेट हैं कि कोई भी जॉब मिले तो हार्ड मैनुअल लेबर जो कि करना पड़ता है मनरेगा स्कीम में, उसके लिए भी लोग पीछे भाग रहे हैं। 7 महीने का जो लॉकडाउन पीरियड लगा, मनरेगा के काम के लिए 11 करोड़ लोगों ने अर्जियां फाइल की। कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में जितने लोग अर्जियां फाइल करते उससे 20 गुना, मतलब उससे कई गुना लोगों ने अर्जियां फाइल की। और ये 20 गुना वाला जो नंबर है वो ये है कि इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी भी कंपनी लिस्टेड है वो कंपनी टोटल जितने लोगों को हायर करती हैं उसके 20 गुना लोगों ने मनरेगा के अंदर 7 महीने में काम मांगा। 11 करोड़ लोगों ने मनरेगा के अंदर 7 महीने में काम मांगा है। कहीं ना कहीं इस साल में मनरेगा को 1 लाख करोड़ का एलोकेशन किया सरकार ने सबसे ज्यादा, और रिसेंटली 10,000 करोड़ बढ़ाए भी हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में 1,10,000 करोड़ का एलोकेशन है मनरेगा को, इससे पहले कभी भी इतना नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं बात यह है
कि मीनिंगफुल कन्वर्जन कोविड 19 के समय पे इकोनॉमी और जॉब्स के फील्ड में ये होगा कि भैया आप कैसे ना कैसे करके डिसेंट जॉब्स को क्रिएट करिए ताकि लोगों को कम से कम खाने का तो पैसा मिले। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि भैया कौन सी इंडस्ट्री में कितनी जॉब क्रिएट हो सकती है। मान लीजिए गवर्नमेंट किसी कंपनी को 10 लाख रुपए लोन में देती, 4 अलग अलग कंपनीज को गवर्नमेंट 10 लाख रुपए लोन में देती है। पहली कंपनी एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जब 10 लाख का लोन मिलेगा तो वो एक जॉब क्रिएट करेगी। ऑटोमोबाइल कंपनी को जब 10 लाख का लोन मिलेगा तो लगभग 3 जॉब क्रिएट होंगी। लेदर गुड्स की प्रोड्यूसर वाली कंपनी को जब 10 लाख मिलेगा तो 70 जॉब क्रिएट होंगी, और अपैरल और गारमेंट मेकर को जब 10 लाख मिलेंगे तो 240 नई जॉब क्रिएट होंगी। ये बोला है इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 ने। और सीधी सीधी बात है कि जॉब इंटेंसिव इंडस्ट्री को यहां पे प्रमोट करना जरूरी है, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में क्या है? जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट। तो भैया large number of good quality jobs can be created only in sectors that are labor intensive and where India has a comparative advantage, that is apparel, leather goods, value added agriculture and so on। अब ये जो जॉब क्रिएटिंग सेक्टर हैं ये डोमेस्टिक मार्केट पे भी डिपेंड करते हैं और एक्सपोर्ट मार्केट पे भी डिपेंड करते हैं। अगर आप लेदर गुड्स की बात करो, जितने भी लेदर गुड्स इंडिया में क्रिएट होते हैं लगभग 50% एक्सपोर्ट होते हैं। जितने भी अपैरल इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं उसके लगभग 1/3 दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने एक्सपोर्ट मार्केट पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए हमने प्रोडक्शन कर लिया। अगर हम एक्सपोर्ट के लिए अपनी एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाते हैं, मान लीजिए हम ज्यादा सामान बाहर भेजते हैं, ज्यादा सामान बाहर भेजेंगे, ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो लोगों को नौकरियां ज्यादा मिलेंगी। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि इस समय पे इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन है। वियतनाम, फिलीपींस, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस प्रकार के जो नेशंस है ना, एशियान के बाकी नेशंस, ये हमारे साथ बहुत compete कर रहे हैं, इंडोनेशिया जैसे नेशंस, और कहीं ना कहीं हमें इनके साथ कंपटीशन करके अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। तो ऐसा नहीं कि हमने सोच लिया कि एक्सपोर्ट बढ़ा लो तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, काफी मुश्किल होगा। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की अगर आप बात करिए तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट क्या होता है? देखिए, सामान का एक्सपोर्ट। 2 स्कीम चलाई थी इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। मर्चेंडाइज मतलब सामान। अगर आप कस्टम के किसी पॉइंट पे बैठे और सामान इंडिया से बाहर जा रहा है, मतलब कि टेंजिबल सामान। देखिए, सर्विस जब इंडिया से बाहर जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन की एक टेलीफोन कंपनी के लिए कॉल सेंटर इंडिया में खुला है, तो ब्रिटेन के लोग जब अपनी टेलीफोन कंपनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए कॉल करेंगे तो फोन कहां लगेगा? इंडिया में बैठे किसी कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव के पास लगेगा। तो इस इंडिया क्या कर रहा है? अपने लोगों की सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहा है, और उसके लिए ब्रिटेन की वो कंपनी इंडिया की कंपनी को पेमेंट करेगी। तो ये तो हो गया सर्विस का एक्सपोर्ट। मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट क्या होता है? भाई कोई स्टील बनाया, कोई कपड़ा बनाया, ठीक है, कोई गारमेंट बनाया, कोई जैक बनाया, और उस जैक को हमने अपने पोर्ट से, प्लेन से या शिप से बाहर भेज दिया। ये हो गया मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट। जब मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट होता है तो बहुत सी जॉब्स क्रिएट होती है। कंटेनर स्टेशन में स्टीव डोरिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर लॉजिस्टिक्स। स्टीव डोरिंग मतलब कि जो बड़े बड़े शिप्स में जब सामान चढ़ाने वाला जो काम होता है उसको स्टीव डोरिंग कह सकते हो आप। शिपिंग, शिप चैनलिंग, पोर्ट्स, एक्सपोर्ट, फाइनेंसिंग, हर जगह पे मर्चेंटाइज का ट्रेड जब बढ़ेगा तो नौकरियां भी बढ़ेंगी। तो हमें एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप करने की जरूरत है, बट एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप नहीं हो रहा है, और इसके लिए कोट किया गया अरविंद सुब्रमण्यम और प्रोफेसर सौमित्रो चटर्जी की एक स्टडी को। किसने कोट किया इसको? चिदम्बरम साहब ने, जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। अरविंद सुब्रमण्यम और प्रोफेसर सौमित्र चटर्जी की स्टडी बोलती है कि 2003 से लेकर 2012 तक जो इंडियन इकोनॉमी थी ना, वो बूम ईयर्स में थी। 1995 के बाद से अगर देखा जाए तो बहुत तेजी से बढ़ रही थी इंडिया की इकोनॉमी। अगर आप बात करो सर्विस के एक्सपोर्ट की, तो भाई आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे थे, मैन्युफैक्चर गुड्स भी बढ़ रहे थे, दूसरे प्रकार के मर्चेंटाइज भी बढ़ रहे थे। हम लोग दुनिया भर में 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्टर हो गए थे 12% की एनुअल ग्रोथ के साथ। हमसे आगे केवल चाइना और वियतनाम था। लेकिन उसके बाद ये बोल रहे हैं कि चीजें बदल गई। 1991-1992 में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था, 2012 तक, अगर आप 1991-92 से शुरू करें तो 2012 तक लेके जाएं तो एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत तगड़ी हुई है और हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी है। लेकिन 2014 के बाद चीजें बदल गई हैं। अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अब चिदम्बरम साहब 2014 जब बोल देते हैं ना तो वो पॉलिटिक्स में चले गए। आपको पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है। आपको ये याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू अ
recent research study by Arvind Subramanian, economist Arvind Subramanian and Professor Soumitra Chatterjee, Indian economy were in the boom years from 2003 to 2012. ओके 1995 के बाद से लेके 2012 तक इंडियन इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी है। 12% का एनुअल ग्रोथ रेट हो रहा था एक्सपोर्ट्स का। हम केवल चाइना वियतनाम से पूछे थे। इस स्टैटिस्टिक्स को आप कोट कर सकते हो, बट ये मत कोट कर देना कि 2014 के बाद कम हो गई, क्योंकि फिर वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ जाएगा। फिर सुन लेते हैं भाई चिदम्बरम साहब क्या बोल रहे हैं। चिदम्बरम साहब ये बोल रहे हैं कि भैया 2013-14 में जो मर्चेंडाइज गुड के एक्सपोर्ट थे वो 314 बिलियन डॉलर थे। 2018-19 में 313 बिलियन डॉलर है, तो बढ़े ही नहीं, 1 बिलियन डॉलर कम हो गया है। कहीं ना कहीं सरकार की गलत पॉलिसीज जैसे डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, इसने इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को कमजोर कर दिया। बहुत सारे टैरिफ लगा दिए, नॉन टैरिफ बैरियर्स, क्वांटिटेटिव लिमिट्स, लाइसेंसिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया, रुपी की वैल्यू को अप्रिशिएट किया गया है। कल के ही मैंने एडिटोरियल करंट की वीडियो में कैसे रुपी की वैल्यू को अप्रिशिएट होने से हमारा नुकसान होता है ये डिस्कस हुआ है। फिर कहीं ना कहीं चिदम्बरम साहब बोल रहे हैं कि ये जो आज का जमाना है ना, ये ट्रेड एग्रीमेंट्स का जमाना है। तो नाफ्टा, एशियान, मर्कोसर, ये सब ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स में आज की डेट में इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा बोल रहे हैं चिदम्बरम साहब। बाइलेटरल एफटीएस करने बहुत मुश्किल होते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स करने कंपैरेटिवली आसान होते हैं। और आज की डेट में अगर आपको एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस और अगर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है तो आपको एफटीएस ज्वाइन करने पड़ेंगे। और चीफ पी चिदम्बरम साहब सीधे सीधे सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप एफटीएस साइन नहीं कर रहे हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ट्रेड बैरियर लगा रहे हैं। तो जब तक हम दुनिया भर के आए हुए इंपोर्ट का फायदा उठा के अपनी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को नहीं बढ़ाएंगे ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा बोलना है चिदम्बरम साहब का। अब कुछ किस हद तक सुब्रमण्यम साहब सही बोल रहे हैं या किस हद तक हमारी गवर्नमेंट गलत कर रही है, हमारी गवर्नमेंट सही कर रही है, चिदम्बरम साहब गलत बोल रहे हैं, ये देखना आपका काम है। देखिए एक बैलेंस होना चाहिए। कुछ हद तक चिदम्बरम साहब जो बोल रहे हैं वो सही है, कुछ हद तक जो हमारी सरकार कर रही है वो भी सही है। अभी देखिए सरकार ओपनली इंपोर्ट को ही ले आएगी कंट्री में, तो हम करेंगे क्या, आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एक बैलेंस स्ट्राइक करने की जरूरत है, और उस बैलेंस के बारे में अक्सर कर एडिटोरियल्स और इंडिविजुअल करंट आर्टिकल्स में बात होती ही रहती है। चलिए शुरुआत करते हैं। रिफाइनिंग ट्रेड यूनियन स्ट्रेटजीज टू स्ट्राइक अकॉर्ड विद लेबर लॉ रिफॉर्म्स सेट टू चेंज इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ट्रेड यूनियन रिस्पॉन्सेज मस्ट इंक्लूड सोशल डायलॉग टू। भैया सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने नेशन वाइड स्ट्राइक को बुलाया है 26 नवंबर 2020 को। इनका यह बोलना है कि सरकार की पॉलिसी एंटी पीपल है, एंटी लेबर है। कहीं ना कहीं ऐसी स्ट्राइक्स पहले कोल सेक्टर में भी देखने को मिली है, डिफेंस सेक्टर में भी देखने को मिली है कि भाई प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार, कॉर्पोरेट्स को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है सरकार, और अब ट्रेड यूनियंस भी स्ट्राइक पे चले गए। कहीं ना कहीं ये ट्रेड यूनियंस भी स्ट्राइक पे इसीलिए गए हैं क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि एम्प्लॉयज के फेवर में, एम्प्लॉयर्स के फेमस में है, बट एम्प्लॉयज के अगेंस्ट है। अगर आप बात करिए 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद अगर देखा जाए तो दुनिया भर में जो एम्प्लॉयर्स हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि दूसरी कंट्रीज में जाके अपना धंधा खोलते हैं, वो चाहते हैं कि लेबर मार्केट को, ठीक है, काम करने वाला जो लेबर है उसके मार्केट को काफी लिबरलाइज रखा जाए। चाइना में लेबर मार्केट काफी लिबरलाइज है, हायरिंग फायरिंग करना चाइना में बहुत आसान है, इसलिए चाइना की डेट में बिजनेसेस चलाना बहुत आसान है। और दुनिया भर के जो ग्लोबल कॉर्पोरेट्स और एम्प्लॉयर्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट से यही डिमांड कर रहे हैं कि आप भी जरा लेबर लॉ को रिलैक्स करिए अपने देश में, ठीक है। उसी के आप कह सकते हो संदर्भ में ये जो 4 लेबर कोड लेके आई हमारी सरकार, जिसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, यहां पे क्या बोला जा रहा है, ऑथर क्या बोल रहे हैं, द कोड्स आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल अनप्रूवन प्रीमाइस that labor laws and inspection system are obstacles in attracting investment and hence government must promote a cheaper and flexible labor market। यानी कि ये जो लेबर कोड्स आ रखे हैं ये इस बात पे बेस्ड है कि भैया जो लेबर लॉज हैं और जो इंस्पेक्शन सिस्टम्स हैं बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट को रोकते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट रुकती है तो ओवरऑल गुड्स लॉन्ग टर्म में चीप नहीं हो पाते हैं, लेबर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, उनको काम करने में मुसीबत होती है। इसीलिए लेबर लॉस को रिलैक्स करिए। कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि इन 4 लेबर बिल्स के थ्रू लेबर लॉस को बहुत रिलैक्स कर दिया गया है, लेबर की बहुत सारी ताकत को छीन लिया गया। कुछ अच्छी चीजें भी गई हैं दोस्तों, जैसे कि कुछ लेबर राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, यूनिवर्सल मिनिमम ए वेज, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स,
सोशल सिक्योरिटी टू गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी वर्कर्स, इस तरीके के कुछ पॉइंट्स जरूर जोड़े गए हैं इन 4 लेबर लॉज में। वो इंप्लीमेंट किस हद तक किए जाएंगे ये देखना बाकी है। लेकिन इन 4 लेबर लॉज ने बहुत हद तक फ्लेक्सिबिलिटी दी है एम्प्लॉयर्स को कि वो अपनी मर्जी से हायर करें, अपनी मर्जी से फायर करें, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ज्यादा हायर करें, परमानेंट को कम करें, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट उनका अनरेगुलेटेड रहेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि अब तक अगर आप लेबर को हायर करते थे, एक समय तक लेबर ने काम कर दिया, उसके बाद लेबर को निकालना आपके लिए बहुत आसान था। अब नहीं है। अब क्या है, नहीं, लेबर को निकालना मुश्किल था, आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, बहुत सारी चीजें थी। अब क्या है, एम्प्लॉयर्स को बहुत हद तक ताकत दे दी गई है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को ज्यादा हायर कर सकते हैं और जल्दी लेबरों को निकाल भी सकते हैं। लेबरों को निकालना और लेबरों को कम तनख्वाह देना, ये डिमांड थी एम्प्लॉयर्स की। एम्प्लॉयर्स का ये था कि भैया हम जब चाहें तब हम अपने लेबर को निकाल दें, हम जब चाहें तब उनको कम तनख्वाह दें। ये हमारे कॉर्पोरेट्स की डिमांड थी। कहीं ना कहीं कुछ हद तक इन डिमांडों को माना गया है इन 4 लेबर कोड्स के थ्रू। ठीक है, अब इसके चलते लेबर्स के बीच में एक भगदड़ सी मच गई है। देखिए क्या बोला हुआ है, ये 4 लेबर कोड्स फिर स्ट्रेट रीट्रेंचमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फिस्कल कंजर्वेटिज्म, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कम इंटरफेयर कर रही है। ऊपर से इन 4 लेबर कोड्स ने बता दिया कि कैसे आपको हायरिंग फायरिंग करनी। ऊपर से फिस्कल कंजर्वेटिज्म, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पैसा है ही नहीं खर्च करने को, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको दे नहीं रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिमिटेड पैसा खत्म कर रही है, वो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स दे रही है। तो इन तीनों चीजों ने मिलकर और इस पूरी की पूरी सिचुएशन को एग्रवेट किया है हायर लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ने और स्टबॉर्न इन्फ्लेशन ने। चीजों के दाम बढ़ रहे हैं भैया, वर्कर्स के अंदर जबरदस्त इनसिक्योरिटी आ गई है। लोगों को लग रहा है कि हम क्या जाएं क्या करें। माइग्रेंट एंड इनफॉर्मल वर्कर्स अंडरवेंट वोफुल एक्सपीरियंस, ये तो हमने पता ही कि माइग्रेंट क्राइसिस क्या हुई कोविड-19 के दौरान। और ट्रेड यूनियंस का यह बोलना है कि सरकार इनफ नहीं कर रही है अपने वर्कर्स को एडिक्वेट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। सरकार से जितनी रिलीफ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी हमको मिल नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं एक पैनिक की सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। और जब पैनिक की सी सिचुएशन क्रिएट होती है तो करें क्या। अब यहां पे लेबर कोड्स को लाना सही नहीं था, ऐसा यहां पे ऑथर बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस समय कोविड-19 की क्राइसिस फैली है। वैसे ही कोई लेबर के नियम कानून नहीं माने जा रहे थे। अगर कोई लेबर वाला नियम कानून होता तो माइग्रेंट क्राइसिस तो ही ना होती यार। जब धंधा बंद हुआ, सबकी तनख्वाहें बंद हो गई, सब घर जाने लगे। तो कुल मिला के बात यह है कि ऐसे समय पे आप लेबर कोड ले आए जो कि ये दिखा रहा है कि एम्प्लॉयर्स के पास ताकत ज्यादा है। तो यहां पे अब ट्रेड यूनियंस के पास ऑप्शन क्या बचता है? ट्रेड यूनियन के पास ऑप्शन यही बचता है कि भाई वो प्रोटेस्ट करें। तो वो प्रोटेस्ट सोशल डायलॉग के थ्रू कर सकते हैं, पॉलिटिकल लॉबिंग कर सकते हैं, तो पॉलिटिकल लीडर से बात कर सकते हैं, अपोजिशन पार्टी के साथ मिलके रूलिंग पार्टी का कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं, जुडिशरी के पास जाके मदद मांग सकते हैं, या सीधे सीधे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मदद मांग सकते हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से बोलें कि भाई हमारी मदद करो, देखिए सरकार कैसे नियम कानून बना रही है। और डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एक्शन, डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एक्शन मतलब कि भैया ऑफिस जाना ही छोड़ दिया, तो स्ट्राइक पे चले गए, काम ही बंद हो गया इंडस्ट्री का। और कहीं ना कहीं ये सब करने की कोशिश की जा रही है। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थ्रू एक एफिलिएटेड ट्रेड यूनियन है जिसका नाम है भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ ने गवर्नमेंट के सामने बहुत से रिप्रेजेंटेशंस भेजे हैं कि भाई आप लेबर मार्केट रिफॉर्म्स करो, लेबर मार्केट रिफॉर्म्स करो कोविड-19 को टैकल करने के लिए, बट सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। उसके बाद पार्लियामेंट में जिस प्रकार से इन लेबर कोड्स को पास कराया गया, आपको पता ही है दोस्तों, फार्म बिल्स के अगेंस्ट पार्लियामेंट में बवाल चल रहा था, अपोजिशन धरने पे बैठ गया, और जब अपोजिशन धरने पे बैठा था तब राज्यसभा के अंदर से इन 3 लेबर बिल्स को पास करा दिया गया। पहली बात तो ये लेबर बिल्स अपने कैरेक्टर में बहुत ज्यादा टेक्निकल हैं, तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पास इतनी काबिलियत नहीं कि वो उनको इतनी जल्दी समझ सकें कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने पार्लियामेंट का सेशन बुलाया और खत्म हो गया, लेबर बिल पास हो गए। इन लेबर बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजना जरूरी था, जहां पे बाहर के एक्सपर्ट्स आते और बताते कि हाँ भाई ये लेबर कोड में ये चेंजेस, ये लेबर कोड में ये चेंजेस। एक्चुअली हुआ ये था फ्रेंड्स कि 102 साल पहले हमारी सरकार ने कुछ लेबर बिल्स इंट्रोड्यूस किए थे। उस लेबर बिल को पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन किए, उन पुराने लेबर बिल्स को ड्रॉप कर दिया सरकार ने और नए लेबर बिल तुरंत इंट्रोड्यूस करके उनको पास भी करा दिया। इसीलिए इन लेबर बिल्स को लेके सरकार का क्रिटिसाइजमेंट बहुत हो रहा है। ट्रेड यूनियंस का ये बोलना है कि हमने जो कुछ भी अपने सजेशंस दिए थे, इनपुट्स दिए थे, इनको नहीं माना गया है। कोविड-19 से रिलेटेड रिलीफ मेजर्स को कम रखा गया है और जिस प्रकार से इन 3 लेबर कोड्स को पास किया गया है,
ये अनडेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई हेल्दी डिस्कशन यहां पे हुआ ही नहीं है। अब यहां पे अगर कोई मदद कर सकता है इन ट्रेड यूनियंस की तो कौन कर सकता है? ऐसा सुनने में आ रहा है कि जुडिशरी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बचता है जो मदद कर सकता है, लेकिन जुडिशरी को भी बहुत क्रिटिसाइज किया था जब माइग्रेंट क्राइसिस हुई थी। जुडिशियल इंटरवेंशन आया बट बहुत बाद में आया, तब तक बहुत नुकसान हो चुका था, बहुत से माइग्रेंट्स की जानें जा चुकी थी रास्ते में। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी की तरफ से भी जो इंटरफेरेंस है वो कम आ रहा है। फिर बात की जाए भाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जैसा कि मैंने बताया कि इन ट्रेड यूनियंस के पास एक और ऑप्शन है कि ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करें। तो इन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार को कुछ सजेशंस भी किए थे मई 2020 में, जिसके चलते ट्रेड यूनियन को कुछ थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दिया गया। लेकिन देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन की रिकमेंडेशंस हमारी सरकार के ऊपर मैंडेटरी नहीं है, सरकार करेगी वही जो वो चाहती है। तो जब सारे रास्ते काम नहीं दे रहे हैं तो हमारे ट्रेड यूनियंस के पास एक ही ऑप्शन बचा है और वो ऑप्शन है इंडस्ट्रियल एक्शन का। इंडस्ट्रियल एक्शन में डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, प्रोटेस्ट एक्शंस होंगे, ये बोला गया। तो सेंट्रलाइज्ड ट्रेड यूनियन स्ट्राइक पे जा रहे हैं। इनकी डिमांड क्या है कि भैया जो नॉन इनकम टैक्स पेइंग फैमिलीज हैं उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए, 7,500 रुपए प्रति महीने, नहीं सुनने वाला कोई। 10 केजी फ्री राशन पर पर्सन अवेलेबल कराया जाए सारे नीडी पर्सन को। मनरेगा 100 से 200 दिन का किया जाए रूरल एरियाज में और उनकी वेजेस बढ़ाई जाए। ये जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है मनरेगा के फॉर्म में, इसी के पैरेलल अर्बन एरियाज में भी एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आना चाहिए। एंटी फार्मर लॉस को विड्रॉ किया जाए, जो फार्म बिल्स इनको विड्रॉ किया जाए, और ये जो लेबर कोड्स अभी रिसेंटली लाए गए इनको विड्रॉ किया जाए। ये जो प्राइवेटाइजेशन की मुहिम चला रखी है, कोल सेक्टर को, डिफेंस सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही सरकार, इसको बंद किया जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम्स को रिस्टोर किया जाए। देखिए एक बात तो दोस्तों बिल्कुल सही है, सरकारी एम्प्लॉय से अगर आप किसी से बात करोगे ना, वो सरकारी एम्प्लॉय कभी भी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं बोलेगा, खासकर बीजेपी की सरकार के फेवर में। ये ट्रेंड बता रहा हूं मैं आपको। कांग्रेस की जो सरकार होती थी ना, वो प्रो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होती थी, लेकिन बीजेपी की जो सरकार है वो हमेशा से एंटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रही है। मतलब कि गवर्नमेंट के बहुत सारे हित बीजेपी की सरकार में नहीं रहे। तो अगर आप देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेंशन किसने बंद की? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बंद की थी। तो मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का जो एटीट्यूड होता है ना, वो प्रो कॉर्पोरेट होता है और एंटी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होता है। कहीं ना कहीं लेबर के, आप कह सकते हो, राइट्स को वो कम इंपॉर्टेंस देते हैं और कॉर्पोरेट्स के इंटरेस्ट को वो ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। और ये ट्रेंड आज का नहीं है, ये पार्टी का ही ट्रेंड है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस का ट्रेंड इससे थोड़ा अलग है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा ये तो समय बताएगा और एक इंडिविजुअल का अपना परसेप्शन बताएगा। तो कल की डेट में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हो, आईएएस बन जाते हो, आईएएस बनने के बाद आपके ऊपर इतने विजिलेंस मैकेनिज्म होंगे कि आपको लगेगा कि यार मेरी तो कोई ताकत ही नहीं बची, मेरे तो सर पे आके कोई भी आम आदमी मुझे चिल्ला के जा रहा है। बिल्कुल, अगर आप आईएएस बन के गोवा जैसे स्टेट्स में पोस्टेड होते हो तो वहां लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि एक आईएएस को मुंह पे सुना जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएगा आईएएस, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है। तो वो आईएएस की जो प्रेस्टीज हुआ करती थी ना पहले के जमानों में, कि सभा चलती थी, आईएएस वहां महाराजा की तरह बैठता था, लोग अपनी परेशानी ले लेके आते थे, ये चीजें अब ज्यादा नहीं बची हैं। यूपी बिहार जैसे कुछ स्टेट्स में है, राजस्थान वगैरह में, जहां पे लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो एक पैसा का नहीं पूछते किसी भी आईएएस ऑफिसर को। तो कल की डेट में जब आप गवर्नमेंट में पहुंचोगे, शायद आप ये भी दिमाग में आपके आ जाए कि नहीं भाई बीजेपी सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अगेंस्ट है। चलिए खैर वो एक अलग बात है। तो ये सारे बेसिस हैं जिसके बेसिस पे ये ट्रेड यूनियंस सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के ट्रेड एवेन्यू, जो ट्रेड यूनियन से बहुत सारे एवेन्यूज खंगाल रहे हैं, जुडिशियल एक्शन की बात कर रहे हैं, सोशल डायलॉग की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरवेंशन चाह रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो सीधे सीधे प्रोटेस्ट पे भी उतर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्शन पे भी उतर रहे हैं। अभी ये एक्शन किस हद तक सक्सेसफुल होने वाला है, ये भाई अपने आप में एक सोचने वाली बात है। लगता तो नहीं है कि सरकार जिसने इतनी मुश्किल से ये सारे बिल्स पास करा लिए इसको इतनी आसानी से वापस लेगी, पर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब स्पेसिफिकली लेबर बिल की बात करूं तो दोस्तों मैं ये बोलूंगा कि सरकार की पूरी तरीके से गलती नहीं है। एक तरफ पे हम चाइना से कॉम्पीट करने की बात कर रहे हैं, चाइना से हम कॉम्पीट अपने लेबर लॉस को स्ट्रिक्ट रख के नहीं कर सकते, अपने इन्वायरमेंटल लॉस को स्ट्रिक्ट रख के नहीं कर सकते। हमें लॉस तो रिलैक्स करने ही पड़ेंगे, हमें बाहर के कॉर्पोरेट्स को रिलैक्सेशन तो देना ही पड़ेगा, तभी हमारी इकोनॉमी उस लेवल पे बढ़ सकती है जिस लेवल पे चाइना की इकोनॉमी बढ़ी। अब चूंकि चाइना में डेमोक्रेसी है नहीं, टोटलिटेरियन रिजाइम है,
तो वहां पे सरकार अगर कोई ऑर्डर पास कर देती है तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में 10 तरीके के जुडिशियल मैकेनिज्म है जो ऑर्डर्स को जब चाहें तब रोक सकते हैं। चलिए आते हैं भाई, वी डोंट नीड नो एडटेक कंट्रोल। बच्चों की पढ़ाई की बात हो रही है, लगभग 8 महीने हो चुके हैं, स्कूल बंद है, और जो माँ बाप हैं वो इस बात से परेशान है कि भाई मेरे बच्चे पढ़ेंगे क्या, उनको तो पढ़ने को ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज और क्लासेस सामने आ गए हैं जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छोटे मोटे से कोर्सेज दे रहे हैं। 8 साल के बच्चों के लिए भाई बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं। तो ऑथर बोल रहा है कि उनकी भी 8 साल की बच्ची ये सब चीज़ें पूछा करती है। तो कुल मिला के बात यह है कि दोस्तों एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को मिला दिया है, एडटेक, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को मिला दिया है। तो आप स्कूल नहीं जा रहे हो पेंडेमिक के दौरान में तो कोई बात नहीं, आप घर बैठे बैठे इंटरनेट चालू करो, हमारा कोर्स ज्वाइन करो, ऐप डाउनलोड करो, पढ़ो। और ये कंपनीज जो एडटेक प्रोवाइड कर रही हैं, इनका ये बोलना है कि इसके बेसिस पे आपके बेटे को इतने $US की जॉब मिल जाएगी, यूएसए में ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, इस तरीके की बातें समझाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीज़ों में कोर्सेज चल रहे हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स का कोर्स ले लीजिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स ले लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लीजिए, मशीन लर्निंग ले लीजिए, मोबाइल एप्लीकेशंस ले लीजिए। इस प्रकार की चीज़ों का कोर्स ऑनलाइन चलाया जा रहा है। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे बेसिकली कंप्यूटर साइंस की फील्ड पे दोस्तों फोकस किया जा रहा है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो बात हो रही है, जो ऑनलाइन कोर्सेज की बात हो रही है, ये कंप्यूटर साइंस के ऑनलाइन कोर्सेज की बात हो रही है। कंप्यूटर साइंस के ऑनलाइन कोर्सेज में जावा, PHP, .NET इस तरीके की लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, एक समय था जब मैंने भी आपका ये वर्डप्रेस सीखा था, वर्डप्रेस PHP पे चलता है, तो थोड़ी बहुत PHP की कोडिंग मुझे भी आ गई थी, मैंने घर बैठे बैठे ही सीखा था। ठीक है, मैंने एक 10,000 का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, उसने पता नहीं क्या पढ़ा है, मेरे पल्ले ही नहीं पढ़ा। ऑनलाइन तो नहीं, मैं क्लास में जाकर पढ़ता था, मैंने खुद ही PHP सीख लिया काम भर का। जब बहुत पहले एक ब्लॉग खोला था, उस समय पे बहुत सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम थे, जैसे जूमला, ड्रूपल, PHP आज भी हैं। ठीक है, वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस सीखा था मैंने उस समय पे। तो कुल मिला के यही बोला जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस के फील्ड में सीखने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, पढ़ाने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जैसे scratch.mit.edu, code.org, जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्रामेटिक कंस्ट्रक्ट्स, एल्गोरिदम की आपको कोडिंग मिल जाएगी, जिन कोडिंग के दम पे आप चीज़ों को सीख सकते हो। तो कुल मिला के ऑथर कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि आज की डेट में ये जो कंप्यूटर साइंस वाली जो चीजें हैं ना, ये साइलोज में काम नहीं करती हैं। ओवरऑल जो कंप्यूटर साइंस है, दिस इज अ वेरी ओपन फील्ड। तो कंप्यूटर साइंस को अगर आपको सीखना है तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस की कोडिंग को नहीं सीखना है आपको, वो कंप्यूटर साइंस जिस एरिया में ऑपरेट कर रहा है उस एरिया के न्यूएंसेस भी आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है, कंप्यूटर साइंस डजंट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। तो थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस और ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग को उन एरियाज ऑफ एप्लीकेशन से मिलाना है जिनके लिए आप वो कोड्स लिख रहे हो। इसीलिए सिर्फ डिसिप्लिन की, यानी सिर्फ कोडिंग की नॉलेज ले लेना इनफ नहीं है, आपको दुनिया की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में किसी कोर्स की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्च और लॉजिकल डिडक्शंस को डिड्यूस किया, मतलब एम्प्लॉय किया जाता है। तो AI involves search and logical deductions to optimize an objective function so that computer can pretend to be intelligent. Machine learning is used when normal rule-based systems are difficult to manage manually and we need an automated way to create this rule. तो इस तरीके की चीज़ों को करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को करने के लिए आपको केवल कोडिंग नहीं आनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये कोडिंग कौन से एनवायरनमेंट में काम करने वाली है, कौन से कंटेक्स्ट में काम करने वाली है, तभी आप उस कोडिंग को करके उसको रियल टाइम वर्ड के साथ जोड़ सकते हो। तो आज की डेट में एडटेक में जो ये पैसे लूटने का तरीका बना रखा है कि हाँ भाई आप हमारा ये कोर्स कर दो तो आपको इतने की जॉब मिल जाएगी, हमारे सर्टिफिकेट से ये मिल जाएगी, बतेरे ऐड आते हैं भाई। हमारे डाटा साइंस सीख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लो, स्टैनफोर्ड के हमारे पास आप यूट्यूब खोलिए, बहुत से एड्स आते हैं। पहले मुझे भी आते थे, अब आने बंद हो गए। तो यही सब बात करने की कोशिश की जा रही है कि भैया देखिए, इंटरनेट एक बहुत ही मेजर रिसोर्स है, बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी है, लेकिन बच्चों की क्यूरोसिटी को अगर आपको पूरा करना है तो आपको उनको चीजें इस प्रकार से सिखानी है कि वो सीखने के साथ साथ उसको रियल टाइम में इंप्लीमेंट भी कर सके। आप उनको किताबी और थ्योरेटिकल नॉलेज देके रियल लाइफ की कोई नॉलेज ना दो तो उसका कोई मतलब है नहीं। ये बात कह रहे हैं कौन? सुशांत सिन्हा साहब। ये PhD हैं इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, इसलिए इनके आइडियाज काफी ठीक है। तो ये रहा आज का एडिटोरियल एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।